मैं अपने बारे में कुछ आप लोगों से कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। अभी पिछले 1-1.5 महीने से प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं उसके संदर्भ में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं जो मेरे जीवन के साथ जुड़ी हुई है। 20 वर्ष की आयु में मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ गया था। छोटा था, काम करने का बहुत शौक था और राजनीति के साथ साथ सामाजिक कार्य करने के बहुत शौक रखता था। कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता था या न कोई ऐसा बीमार हो जाता था तो उनको हॉस्पिटल ले जाना, उनकी सेवा करना, ये मेरे दिनचर्या का एक अभिन्न अंग था। उस समय इतना साधन में नहीं होते थे, ट्रांसपोर्टेशन के इतने ज्यादा साधन नहीं थे, पैदल चलना पड़ता था और शिमला जैसी जगह में बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती थी। कई बार कंधे पे उठाकर भी मरीजों को बर्फ के अंदर 12-12 किलोमीटर तक हॉस्पिटल तक पहुंचाया, रक्तदान किया वगैरह वगैरह। और धीरे धीरे जैसे कॉलेज में गया, वहां पर छात्र संगठन से जुड़ा, एनएसवाई के माध्यम से आगे बढ़ा। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भाग लेना मुझे अच्छा लगता था। वेट लिफ्टिंग करना, बॉडी बिल्डिंग करना, कराटे करना, क्रिकेट खेलना और घर में बहुत सारा काम करना। खेती बाड़ी थी तो खेतों में भी बहुत काम करता था। फिर धीरे धीरे पार्टी में आगे बढ़ता गया, युवा कांग्रेस में गया, फिर कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष बना शिमला का। और राजा वीरभद्र सिंह जैसे एक प्रेरणा स्रोत व्यक्ति, उनके छत्र छाया में राजनीतिक जीवन मेरा शुरू हुआ। और उस समय राजनीति में लोग बहुत कम आते थे और मेरा ये प्रयास रहता था कि मैं ईमानदारी से और निष्ठा से काम करूं। उस समय बहुत दिक्कतें भी आती थी और हमें जब हम काम करते थे बूथ स्तर पर या कॉन्स्टिट्यूंसी स्तर पर, तो उस समय कोई हमें बोलता नहीं था कि आप काम करो। एक ललक थी काम करने की और कहीं भी देखा कि पार्टी का जलसा हो रहा है, बिन बुलाए वहां पहुंच जाते थे और जो भी वहां सामग्री इत्यादि मिलती थी उसको घर ले आते थे और लेटी बनाकर पोस्टर लगाना में तो ज्यादा पैसे का अभाव रहता था, गाड़ियां नहीं होती थी, पैदल मीलों पैदल चलते थे। 3 लड़के होते थे, हमने पोस्टर लेने, लेटी का टीन बनाना जुनून था, रात भर काम करना। और कई बार ऐसी जगह भी हमने काम किया जहां कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती थी। तो हम क्या करते थे, चीनी और आटे की तो लेटी होती थी, हम लेटी खा के सो जाते थे। और सुबह जब घर जाना तो घर में डांट भी पड़ती थी, कपड़े भी मैले कुचले हो गए होते थे लेटी के साथ। तो एक ऐसा जुनून था काम करने का कि काम करना है, बस पार्टी के लिए काम करना है। और जब 1997 क्या 1995 में मेरा एक इलेक्ट्रॉल पॉलिटिकल उसमें मैंने भाग लेना शुरू किया। 1995 में पंचायती राज संस्था तहत हमारी जो शिमला में रजाना पंचायत होती थी, हमारा क्षेत्र पंचायत में आता था, तो वहां से मैंने प्रधान पद का चुनाव लड़ा। इतने ज्यादा जानकारी नहीं थी, जो मेरे साथी थे, युवा थे, सबने कहा कि हमने प्रधान पद का चुनाव लड़ा और उसमें मुझे मात्र 50-60 वोटों से हार मिली। और उसके 2 साल बाद जो हमारा क्षेत्र है वो नगर निगम में सम्मिलित हो गया और नगर निगम में शामिल होने के बाद मुझे वहां से पार्टी चिन्ह पर चुनाव लड़ने का मौका दिया राजा वीरभद्र सिंह जी ने। पार्टी की टिकट पे चुनाव हुआ और मैं अच्छे मतों से वहां चुनाव जीता। उसके बाद दोबारा से चुनाव हुए, फिर दोबारा पार्षद बना, एक बार मनोनीत पार्षद बना। उसके बाद मेरी धर्मपत्नी श्रीमती उषा लखनपाल पार्षद बनी 2 बार और ऐसे ये सिलसिला चलता रहा। कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं बड़सर क्षेत्र का विधायक के तौर पर प्रतिनिधित्व करूं। वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा 2012 में और मुझे जीत हासिल हुई। बड़सर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जो प्यार दिया उसका तो मैं ताउम्र ऋण नहीं उतार सकता। और उसके बाद 2017 में फिर चुनाव हुए, उसमें फिर मुझे जीत मिली। बड़सर की विधानसभा ने फिर एक बार मान सम्मान दिया और उसके बाद 2022 में फिर चुनाव हुए, उसमें फिर मैं भारी मतों से जीता। ये जीत मेरे लिए अप्रत्याशित थी। लगभग 13-14 हजार वोटों से मैं यहाँ पर जीत हासिल की। राजा वीरभद्र सिंह जी के गुट का एक बहुत बड़ा छाप हमारे ऊपर लगी हुई थी
और उनके नेतृत्व में हमें स्नेह भी मिलता था, डांट भी पड़ती थी, काम करने का मजा ही कुछ और होता था। और जो मान सम्मान चुने हुए प्रतिनिधियों को वीरभद्र सिंह जी ने अपने कार्यकाल में दिया, वो हमने बहुत नजदीक से देखा। परिपक्व नेता होने के नाते उनके आसपास जो सलाहकार होते थे वो बहुत तजुर्बेकार हुआ करते थे और बहुत ही संजीदगी से काम किया करते थे। अभी वर्तमान समय में जब चुनाव हुए 2022 में, फिर दोबारा से विधायक बना, मेरे मित्र साथ साथ में पार्षद रहे नगर निगम शिमला में, जहां वीरभद्र सिंह जी एक लोक नायक थे। इसी प्रकार से हमारे जिला हमीरपुर से 2 बार मुख्यमंत्री रहे आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, उनका कार्यकाल भी हमने बहुत नजदीक से देखा है। उस समय हम नगर निगम में पार्षद होते थे और हमारे महापौर मनोज शर्मा जी होते थे और उप महापौर शशि शेखर चीनू जी होते थे। मुझे याद है एक बार रिज के ऊपर एक कार्यक्रम हो रहा था माननीय प्रेम कुमार धूमल जी का, हम लोग पीछे की पंक्ति में बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि महापौर और उप महापौर और कुछ पार्षद जो है पिछली पंक्ति में बैठे, तो उन्होंने नाम लेकर हमें आगे बुलाया कि आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप प्रोटोकॉल के हिसाब से आगे बैठिए। तो ये जो सोच इन नेताओं की थी, वाकई में उनके अंदर जो एक सद्भावना थी, मैत्रीपूर्ण रवैया था, उसको देखकर लगता था कि हम भी राजनीतिक क्षेत्र में कहीं उच्च स्थान पर बैठे हैं। ऐसे नेताओं के सानिध्य में काम करने का मजा भी बहुत आता था। जब भी कभी धूमल साहब से मिलने जाते थे नगर निगम की समस्याओं को लेकर, तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनते थे और काम भी करते थे। इसी प्रकार से अभी वर्तमान समय में जब सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार, उस समय बहुत से मुद्दे हमने विपक्ष में होते हुए, जनता के जो मुद्दे थे जुड़े हुए, उनके लिए लड़ाई लड़ी सदन के अंदर और सदन के बाहर। आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी विपक्ष के नेता थे, काफी मेहनत करके उन्होंने और सभी विधायकों ने उनका साथ दिया और जयराम सरकार जी को पूर्ण रूप से घेरने का प्रयास भी किया, जिसमें हम सफल भी हुए। चाहे कोई भी मुद्दा हो, आउटसोर्सेज का मुद्दा हो, वोकेशनल टीचर्स का मुद्दा हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मुद्दा हो, या फिर आशा वर्कर्स का मुद्दा हो, कर्णमूलक आधार पर नौकरी देने की बात हो, या फिर और जो हमारे विकासात्मक कार्यों की जो लंबी सूचियां होती थी उसके बारे में चर्चा होती थी। हर प्रकार के विभाग की चर्चा जो है, खासकर स्वास्थ्य विभाग को लेकर मेरी तरफ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते थे सरकार से, और सवाल के साथ साथ विधा भी होती थी। कई बार भ्रमण भी होता था स्वास्थ्य संस्थानों का कि स्वास्थ्य संस्थानों के हालात क्या है। लोग बहुत सी कंप्लेंट्स भी करते थे, पीने के पानी की समस्या रहती थी। और जब सरकार हमारी बनी, जो अपेक्षाएं थी हमें, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर जी हमारे दोस्त हैं, हमने साथ काम किया पार्षद के तौर पर, और जीवन में जब वो पार्षद थे तो एक बार ऐसा वाकया भी आया कि वो 3 बैठकों में लगातार नहीं आए। वीरभद्र जी मुख्यमंत्री होते थे और वीरभद्र सिंह जी और सुखविंदर सिंह जी का 36 का आंकड़ा रहता था। और सदन में जब प्रस्ताव आया, शासनिक प्रस्ताव आया कि वीरभद्र सिंह सुक्खू जी पार्षद जो 3 बार लगातार बैठक में नहीं आए, क्यों न इनको डिस्क्वालीफाई। सभी पार्षद साथी पार्षद थे, हमने सबने निर्णय लिया, हो सकता है किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो हमने उनका पक्ष लेकर उनका साथ दिया और उन्हें डिस्क्वालीफाई होने से बचाया। एक बार की बात है जब माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनना था, तो उस समय लॉबिंग हो रही थी दिल्ली के अंदर, मेरा व्यक्ति युवा कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए। वीरभद्र जी बोलते थे हमारा व्यक्ति होना चाहिए। उस समय भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हम सभी पार्षदों से कहा कि आप एक रेजोल्यूशन जो है वो दिल्ली में भेजे मेरे पक्ष में, और हमने भी कहा कि हम साथी हैं, कोलीग हैं, हमारे साथ का व्यक्ति युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। हमने भी रेजोल्यूशन डालकर, और राजा वीरभद्र सिंह जी को पता लगा तो बहुत नाराज हुए, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम में ऐसा चलता रहता है, मित्र थे इसलिए हमने ऐसा। और फिर अभी वर्तमान समय में जो ये घटनाक्रम घटा, उसमें बहुत सारी बातें मन के अंदर, आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लोग या कुछ अन्य लोग हमारा विरोध कर, आपने ये गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको चर्चा करनी। देखिए, जब कोई अप्रत्याशित घटना घटती है उस समय ऐसा नहीं लगता है मन को कि हमें किसी से चर्चा करनी चाहिए थी या पूछना चाहिए था। ईश्वर की कोई नियति ऐसी होती है कि उस समय सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं
कि इंसान को निर्णय लेना। हो सकता है बहुत से लोगों को मेरे निर्णय का गलत लग रहा है, लेकिन मैं अपनी अंतरात्मा से जब सोचता हूँ और देखता हूँ, झांकता हूँ, विचार करता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मैंने जो करना था मैंने सही किया। और अब जनता के दरबार में जाकर, क्योंकि सबसे बड़ा दरबार तो जनता का है, उन्होंने ही फैसला करना है कि हमने सही किया या गलत किया है। एक कर्मयोगी व्यक्ति को वर्तमान समय के हालात के अनुसार ऐसी विरोध के सुर जो है वो सुनने ही पड़ते हैं। और मेरा उनसे भी कोई व्यक्तिगत ऐसा विरोध नहीं है जो मेरे बारे में तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं ईमान बेच दिया, कोई कह रहे हैं 15 करोड़ रुपए ले लिया। अब सामाजिक जीवन में इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगना एक स्वाभाविक सा चलन है। मेरी आत्मा जानती है कि मैंने क्या किया है, क्या लिया है, क्या दिया। उनका जवाब तो जनता ने देना है। जनता के कोर्ट में गए हैं, अब जनता जो निर्णय लेगी वो सर्वोपरि होगा। लेकिन जो निर्णय, जो वादे हमने जनता से किए थे, खासकर युवाओं से, महिलाओं से और ऐसे वर्ग से जो समाज से उपेक्षित थे, जिनके लिए हमने कुछ करना था, वो जो मुद्दे थे वो पीछे चले गए और नए मुद्दों के साथ सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। हमारा कोई राजनीतिक या व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी मुख्यमंत्री महोदय से, लेकिन जितने भी कामों के बारे में हमने बात करनी तो उन्होंने हमेशा बजट का रोना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले उन्होंने जो विधायक निधि के जो पैसे हमें मिलते हैं सभी विधायकों के, हमारे 50-50 लाख रुपए जो मिलने थे उस पर कट लगा दिया। वो हमें नहीं मिला, जिससे हमारे जो स्थानीय स्तर के जो छोटे छोटे काम थे, कोई महिला मंडल भवन का काम था, शमशान घाट का था, छोटे रास्ते का काम था, किसी की पुलिया का काम था, वो काम जो है हमारे अधूरे रह गए और वो हो नहीं पाए। और जब इस संदर्भ में जब कई बार मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा हुई तो यही कहते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं दे सकता। और फिर जब बजट सत्र हुआ, प्रथम बजट सत्र, उसमें बहुत सी स्कीमों में उन्होंने कट लगा दिया। बजट स्क्यूज हो गया तो हमने कहा इससे तो फिर जो हमारी विकास की जो गति है वो कैसे बढ़ेगी। इस अफरा तफरी में जितनी बार भी अब मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र के ऐसे काम थे जिनको मैंने कई बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैंने कहा हमारा बस अड्डा बड़े लंबे समय से लंबित पड़ा है, बड़सर का, और ऐसे ही एक भुट्टा का बस अड्डा है। और भुट्टा का बस अड्डा तो थोड़े ही पैसों में बन जाता था, उसमें 50-60 लाख रुपए लग जाता, 70 लाख रुपए लग जाता। जगह भी आइडेंटिफाई थी बड़े समय से, लेकिन वो काम भी लटका दिया गया। बड़सर का बस अड्डा है, आज तक उसका काम जो सिरे नहीं चढ़ पाया। उसकी फाइल के लिए हमने काफी मेहनत की, लेकिन वो फाइल अभी तक जो है वो सचिवालय नहीं पहुंची। इसी प्रकार से हमारा सिविल हॉस्पिटल का काम था बड़सर का। अब बड़सर का जो सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, आम जनता को जूझना पड़ता है। और बड़सर हॉस्पिटल का जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है, ये बहुत सारी एरिया को फीड करता है। दूर दूर से, बंगाणा से लेके, तलाई से लेके अन्य क्षेत्रों से यहाँ पर मरीज आते हैं। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो डॉक्टर्स भी क्या करेंगे। और स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी रख लीजिए, लेकिन जब आपके पास मशीनरी नहीं होगी, उसको चलाने वाला कोई नहीं होगा, तो उस हॉस्पिटल में कैसे व्यक्ति जाएगा। अब केवल मात्र छोटे छोटे एक ओपीडी टाइप सिविल हॉस्पिटल में भी यदि सुविधाएं ना मिले, जनता का आक्रोश तो हमारे प्रति उतरता है। समाचार पत्रों में विरोध हमारे खिलाफ होता है, चैनल्स के माध्यम से हमें बुरा भला कहा जाता है। और जनता भी सही होती है, क्योंकि उन्हें समय पर उपचार ना मिले तो निश्चित तौर पे नाराजगी सरकार से होगी या नुमाइंदे से होगी। इसी प्रकार से हमारा जो भोटा का जो पीएससी, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने उस पीएससी का दर्जा बढ़ाया। आते ही मुख्यमंत्री महोदय ठाकुर शिवेंद्र सिंह सुक्खू जी ने उसको डी ग्रेड कर दिया, डी नोटिफाई कर दिया। और 24/7 चलने वाले उस पीएससी को एक फरमान जारी कर दिया जाता है, बिना विधायक की जानकारी के, बिना विधायक को कॉन्फिडेंस में लिए,
कि यहाँ की जो इमरजेंसी 4 बजे के बाद जो है ये पीएससी काम नहीं करे, और रात के समय में कोई बीमार हो जाए, अब किसी भी डोडरू और झनोट या उजान से जो लोग बीमार हो जाए या खुली की तरफ से बीमार हो जाए, कहाँ जाएंगे? या तो हमीरपुर जाएंगे। हमीरपुर में अभी फर्स्ट एड के लिए तो कम से कम जो हमारा वहाँ सिस्टम चला हुआ था पीएससी भुट्टा का, उसको जारी रहने देते। तुगलकी फरमान लोकतंत्र में ऐसे ये सह नहीं होते। जब हम चुने हुए विधायक हैं और वर्तमान सरकार के विधायक थे तो उनको हमसे जानकारी करनी चाहिए थी, हमसे पूछना चाहिए था कि हम ये निर्णय ले रहे हैं, लें कि नहीं ले। और जब माननीय मुख्यमंत्री से बात की कि मुझे तो पता ही नहीं है इस बारे में, तो अधिकारी जब इस प्रकार के काम करेंगे तो उससे छवि किसकी खराब होगी? विधायक की तो होगी, साथ में सरकार की छवि भी खराब होगी। और इसी प्रकार से हमारा जो ये बिजड़ी का जो सीएससी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, उसका अपग्रेड किया था राजा वीरभद्र सिंह जी ने। अभी इस वर्तमान सरकार में मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात की कि हमारी इसकी टेक्निकल सेंक्शन की जो फाइल है वो पिछले 10 महीने से सेक्रेटरी के पास पड़ी हुई है। आप उन्हें कहिए कि इसको निकालें। एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल लेना। और स्वास्थ्य सचिव की तो यहां तक जमाकर देखिए कि वो चुने हुए प्रतिनिधियों के फोन तक नहीं अटेंड करती। और मैंने तो यहां तक सुना है कि यदि व्यक्तिगत तौर पर डॉक्टर्स उनसे मिलने जाए तो उनसे भी बदतमीजी करती। तो ऐसे अधिकारी आपने रखे हैं जो सरकार की छवि बनाने के बजाय उसको बिगाड़ने में लगे हो, तो उसके बारे में आपको त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये कोई मेरी शिकायत नहीं है कि मेरी शिकायत थी उनके साथ। ये जो हम 9 एमएलए बाहर हुए हैं या और भी एमएलए जो अभी सरकार के अंदर हैं, उनकी भी ऐसी व्यथा है, सुनना ही नहीं है किसी बात को। ट्रांसफर की एक उन्होंने सिस्टम तैयार किया व्यवस्था परिवर्तन के चलते कि महीने में केवल 5 दिन जो है बदलियां होंगी। अरे हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये तर्कसंगत नहीं है। 5 दिन में आप कैसे बदलियां करेंगे? आप प्रोसेस करेंगे, सचिवालय से विभिन्न विभागों के डायरेक्टरेट्स में जाएंगी, तो वो इम्प्लीमेंट कैसे होंगी? और जब हम अधिकारी या कर्मचारी के पास जाते थे तो वो परेशान होते थे। ये तो हमारे लिए जी का जंजाल हो गया। रात के 2-2 बजे तक कर्मचारी और अधिकारी ट्रांसफर के केसेस में उलझे हुए हैं। वो भी तो आखिरकार इंसान है। वो डिप्रेशन में जाकर अब सरकार के आदेश है उनको मानने पे बाध्य थे। तो सरकार को मुख्यमंत्री महोदय से कई बार चर्चा की कि आप इस पैटर्न को चेंज करें, जैसे पहले होता रहा है वैसे ही चलने दिए, स्मूथली काम होता रहे, ताकि कर्मचारियों को भी दिक्कत ना हो, ट्रांसफर कराने वाले को भी दिक्कत ना हो और ऑफिस का काम भी ठीक से चले। और 100-100, 200-200 डीओ नोट आप अप्रूव कर रहे हैं, अब उसमें ये पता नहीं है फिर कि उसको किसको अप्रूव करना है। अप्रूव करने के बाद वो विभाग में चले जा रहे हैं, विभाग में जाने के बाद उनको आप वापस बुला रहे हैं, उसके बाद सीपीएस को जा रहे हैं, फिर मंत्री को जा रहे हैं, फिर मंत्री से फिर मुख्यमंत्री को जा रहे हैं। तो ऐसे तो वो बदलियां होनी नहीं। और ये एक निरंतर प्रक्रिया है ट्रांसफर होना। हर कर्मचारी जो दूर दराज के क्षेत्रों में हमारे क्षेत्र के बैठे हुए हैं, खासकर उसमें ज्यादातर महिलाएं हैं, तो सब चाहती हैं कि हम अपने घर के पास आए। किसी के घर में कोई बीमार है, किसी के घर में कोई कुछ दिक्कत है, तो इन स्थितियों को कौन समझेगा? आपने इतना बोझ डाल दिया उनका ट्रांसफर का अनावश्यक तौर पर, जिससे समस्या खड़ी हो गई। और जो काम होना होता था वो होता नहीं था, और जो नहीं होना था वो हो जाता था। ये जो अफरा तफरी ऐसी रही, इससे निश्चित तौर पे हमारे मन को बहुत चोट लगी कि हम इतने सीनियर होने के बावजूद भी हमारी बात पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। एक चपड़ासी जैसे व्यक्ति जो लोकल, उसकी बदली होनी थी, 2-3 लोगों को ऐसा मैंने केसेस दिए जो 7-7 महीने तक वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए। उनको क्या जवाब दें? मुख्यमंत्री महोदय हमारी सुनते नहीं। मेरी विधानसभा क्षेत्र में कोई 10 सड़कें ऐसी हैं जो नबार्ड के अंदर है,
और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैंने कहा कि हमें इन सड़कों को जो गांव को जोड़ती है ये बनाई जानी अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए आप धन उपलब्ध करवाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो धनेटा से बागछाल तक डबल लेन सड़क बनानी है, गलोड़ से देवसी तक डबल लेन सड़क बनानी है। अच्छी बात है, वो भी बढ़नी चाहिए, लेकिन जो हमारे गांव को जो जोड़ती है सड़कें, उनमें बजट की जरूरत थी। हमारा दूर दराज के जो क्षेत्र है, हमारा एक क्षेत्र है समताना के अंदर, समताना खुर्द, वहां पर सड़क बननी है। लोगों ने अपनी जमीन गिफ्ट डीड करवा के भेजी हुई है, 1-1.25 करोड़ रुपए उसमें लगना है, लेकिन कई बार बोलने के बावजूद वहां पैसा नहीं दिया गया। अब लोग बोलते हैं हमने जमीन भी दे दी, सड़क नहीं बन रही है, और वहां पे वाकई में बहुत दिक्कत है लोगों को, आने जाने का वहां कोई साधन नहीं है। बरसात होती है, थोड़ा सा पीडब्ल्यूडी जब बरसात के बाद थोड़ी जेसीबी लगाती है, फिर बारिश होती है, फिर बंद हो जाती है। ऐसी कई प्रकार की सड़कें हैं। त्रोपका गांव की सड़क है, कोट गांव की सड़क है, हमारे चलैली जमली की सड़क की बात है। बहुत से ऐसे इंटरलिंक वो है। हमारा ये एक चोआ दमानी खंसरा वाली सड़क है, उलेड वाली सड़क है, रोपड़ी सड़क है, समताना से संगेड़ी वाली सड़क है जो मीना के देरा तक बननी है, मीना के देरा से हमारी पुंदड़ तक सड़क बननी है, दैन तक सड़क बननी है, दैन से ठठियार तक सड़क बननी है, जनैन नलेड़ा तो ठठियार सड़क बननी है, जिसके लिए पैसे की दरकार है। हमारी इसी प्रकार से एबीसी चौक से चकमो तक सड़क बननी है, चकड़ाला वाली सड़क बननी है, जिसमें हमने लोगों ने अपनी गिफ्ट डीड्स भी कराई हुई है। और गिफ्ट डीड कराने में महीनों लगे जनता को, कोई कहीं जलंधर से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और किस प्रकार से उन्हें मशक्कत करके जो है अपनी जमीनें जो है सरकार को दी, लेकिन उसके बाद भी अगर वहां काम ना हो तो जनता तो हमें पकड़ेगी। इस प्रकार से और भी छोटे छोटे लिंक रोड हैं जिनके लिए पैसे की दरकार थी, और ये सारी जब हमने बातें रखी तो उसके ऊपर कोई गौर जो है सहानुभूतिपूर्वक तौर पर नहीं हुआ। और इसी प्रकार पानी की स्कीम थी हमारे क्षेत्र में, जो ड्राई क्षेत्र रहता है बरसर विधानसभा क्षेत्र, यहां पर अभी जैसे ही गर्मियां शुरू होगी यहां पर हाई तौबा मच जाएगी। अब 130 करोड़ की एक पूर्व सरकार के समय में, जयराम जी की सरकार के समय में 200 करोड़ रुपए की एक ब्यास नदी से स्कीम बनी थी बरसर विधानसभा क्षेत्र के लिए। लेकिन जैसे हमारी सरकार बदली, जो ब्यास का जो स्कीम थी, जो उसकी प्रपोजल थी, उसको बदला गया, और भाखड़ा से जो यहाँ लठियाणी के साथ जो हमारा गोविंद सागर झील है, यहां से पानी उठाने का प्रपोजल बना, टेंडर भी हो गया, और उस टेंडर को अमेंडमेंट करके 130 करोड़ तक लाया गया। लेकिन उसमें उसकी प्रक्रिया में इतना समय लगा दिया। जिस समय हमने अधिकारियों से बात की थी, माननीय उप मुख्यमंत्री जो जल शक्ति के मंत्री भी हैं, तो अधिकारी भी वहां बैठे थे, सेक्रेटरी भी थे, चीफ इंजीनियर भी थे, ईएनसी भी थे। सबने कहा कि बस 1-1.5 महीने में हम टेंडर अवार्ड करके काम शुरू करवा देंगे, और 1.5 साल के अंदर अंदर जो स्कीम ये पूरी हो जाएगी और पानी आना शुरू हो जाएगा। और आज 1.5 साल पूरा होने जा रहा है, अभी तक उस स्कीम में कोई एक पत्थर तक नहीं लगा। और जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इसके बारे में चर्चा की तो उन्होंने कहा कि इसमें तो भ्रष्टाचार हो गया। बड़ी हास्यास्पद बातें हैं कि आपने कोई टेंडर किया, अवार्ड भी हो गया, तो उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ, ये मेरी बात समझ में नहीं आई। आपको लगा कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, वो भी आपको 1.5 साल के बाद पता लग रहा है। अगर ऐसी कोई उसमें बात है, वो सामने लानी चाहिए और उसको कैंसिल करना चाहिए था, किसी दूसरे व्यक्ति को टेंडर देते।
आप स्वयं बोल रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसकी जानकारी करिए ना, किस लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ है, किसने भ्रष्टाचार किया है, उस व्यक्ति को सजा दीजिए। लेकिन उस स्कीम को ही खड़ा कर देना, वो अपने आप में मेरे बड़सर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए एक अभिशाप बन के रह गया। हर गांव में जाकर, हर स्कूल के कार्यक्रमों में जाकर हमने घोषणा की कि 1.5 साल के बाद हमारे क्षेत्र में पानी आना शुरू हो जाएगा, 24 घंटे पानी आएगा, लोगों को समस्या नहीं रहेगी, हैंडपंप से पानी नहीं लाना पड़ेगा, कुएं नहीं बनाने पड़ेंगे। लेकिन ये इस प्रकार की बचकाने वाली हरकतें करने से तो जनता का ही नुकसान हो रहा है और हमारी जनता के बीच में छवि खराब हो रही है। तो ये इतने सारे काम जो हमारे रुके हुए थे, एक ऐसे ही घोटा में परकुलेशन वेल बन के तैयार है, 1.5 साल हो गया, 32 लाख रुपए की उसको जरूरत थी पूरा करने के लिए, तो सरकार 35 लाख रुपए देने में भी असमर्थ रही। और अब ऐसे हालातों में हम ये सब ना करते तो क्या करते? जब सभी हमारी विधायकों की चर्चा होती थी, हम जब बैठते थे चाय पीने या कभी इकट्ठा होकर, तो सभी का यही रोना था कि मुख्यमंत्री महोदय सुनते नहीं और एक ही बात करते हैं, बजट नहीं है, एम्प्लॉयज को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, टीएडीए देने के लिए पैसा नहीं है, पेंशन्स देने के लिए पैसा नहीं है, एचआरटीसी के जो कर्मचारी हैं उनको समय पे तनख्वाह नहीं मिल रही है। ऐसे बहुत सारी जो बातें थी। अभी आईपीएच विभाग में आते ही इन्होंने 45 लोग निकाल दिए मेरे विधानसभा क्षेत्र में, जो आउटसोर्स पे लगे हुए थे। सारी स्कीमें हमारी पंगु हो गई। फिर आनन फानन में वो स्कीमें ठेके दे दी गई। अब ठेकेदारों के माध्यम से जो बच्चे लगे हैं उनका भविष्य तो कुछ भी सुरक्षित नहीं है। उस समय कहते, फिर बीच में फरमान किया कि इन सबको निकाल दो, अब कोई भी ठेके पे नहीं जाएगी कोई स्कीम। फिर उसके बाद फिर 1 महीने बाद दोबारा रखने पड़े, क्योंकि स्टाफ कम हो गया। स्टाफ कम होने की वजह लोगों को हाय तौबा होगी, पानी मिलना बंद हो गया। फिर दोबारा से आपने ठेके पे स्कीमें दे दी कंटिन्यूएशन में। कोई पॉलिसी आपकी ढंग से नहीं बनती। आपने कहा था कि हम मल्टीटास्क वर्कर रखेंगे, बिजली विभाग में हमारे स्टाफ नहीं है, खंबे नहीं है, तारे नहीं है, कंडक्टर नहीं है, ट्रांसफार्मर्स नहीं है। अब 1.5 साल में आपसे ट्रांसफार्मर्स नहीं खरीदेंगे, कंडक्टर्स नहीं खरीदेंगे। जनता जिन बातों को लेकर हम जनता के बीच में जब जाते हैं तो जनता तो हमें पूछती है, वो मुख्यमंत्री को थोड़े पूछेगी या किसी अधिकारी को थोड़े पूछेगी। आपदा के समय में जब राहत कार्य चले हुए थे, ऐसा नहीं है कि उसमें काम नहीं किया मुख्यमंत्री महोदय ने, बहुत काम किया। हमने भी चप्पा चप्पा छाना, लेकिन जो अधिकारी वर्ग है उन लोगों ने ईमानदारी से काम नहीं किया। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर टूटे हुए हैं, दरारें पड़ी हुई, उनमें रह नहीं सकते, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं बनी। हमने कहा भी मुख्यमंत्री से, मैंने 3-4 बार बात की कि जिन लोगों के आपदा के कारण नुकसान हुआ है, जो मकान छूट गए हैं, उनको आप दोबारा से समय अवधि बढ़ाकर उनको कवर कीजिए। बहुत से ऐसे कम से कम 100 के आसपास होंगे मेरे विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय टस से मस नहीं, अधिकारी टस से मस नहीं। हालांकि एक बार तो मेरे सामने मुख्यमंत्री महोदय ने डीसी को कहा कि आप इसको जल्दी से जल्दी करिए। तो डीसी महोदय ने कहा कि आप एक नोटिफिकेशन निकाल दीजिए, हम कर देंगे। तो नोटिफिकेशन आज दिन तक नहीं निकली। तो इस प्रकार से आप कैसे काम करेंगे अभी? और फिर सबसे बड़ा काम निर्णय क्या लिया? श्रम कल्याण बोर्ड को भंग कर दिया। श्रम कल्याण बोर्ड के माध्यम से हजारों महिलाओं को, माताओं को अपनी बेटियों की शादी करने के लिए 51,000 रुपये मिलते थे, वो बंद हो गए। उनकी बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा मिलता था, वो बंद हो गया। मेडिकल क्लेम मिलता था, वो बंद हो गया। डेथ क्लेम मिलता था, वो बंद हो गया। एक जो आम जो जनता है, जो आम गांव में जो लोग रहते हैं, उनकी सुविधाओं को आप छीन रहे हैं। उसका नुकसान किसको हो रहा है? सरकार को हो रहा है और विधायक को हो रहा है।
जो वहां का नुमाइंदा है। इस प्रकार के तुगलकी फरमान जो है आपने करे, उससे नुकसान हुआ। आपने स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया, वहां भ्रष्टाचार हुआ। आपने अच्छा निर्णय लिया, लेकिन उसको बनाने में आपने पूरा 1.5 साल लगा दिया। और 1.5 साल तक जो हमारे बच्चे जिनके अभी तक रिजल्ट नहीं निकले हैं, जो रिजल्ट निकलने की बाट जो रहे हैं, और जिन बच्चों ने नए फॉर्मेट में अपने टेस्ट देने थे, कई बच्चे तो ऐसे जिनकी ओवरेज होने वाली है, उनका क्या होगा? उनके लिए कौन सोचेगा? अब हमारे प्रदेश में वोकेशनल टीचर्स रखे हैं, 2400-2500 के आसपास है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पैसा आता है उनकी तनख्वाह का। उन्होंने मांग रखी कि हमें हरियाणा की तर्ज पर जो है लगभग 30,000 के आसपास पैसा मिलना चाहिए पर मंथ, लेकिन आप उसको भी नहीं भेज रहे, उसमें भी कट लगा रहे हैं। उसको कभी 20 कर रहे हैं, कभी 22 कर रहे हैं, कभी 25 कर रहे हैं। कम से कम जो 15-20 साल से बच्चे जॉब कर रहे हैं, उनको 30 तक तो पहुंचाओ। पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना, स्टेट गवर्नमेंट का तो उसमें कुछ नहीं लगना। स्टेट गवर्नमेंट के लिए तो वो काम कर रहे हैं। अब आप बताइए, तो इस प्रकार की घटनाएं सरकार के अंदर हो रही हैं, सरकार को पता नहीं लग रहा है। एक 800 करोड़ रुपए का बिजली विभाग का पैसा आया हुआ है दिल्ली से, 600 करोड़ के आसपास। उसमें प्रोजेक्ट लगना था, नीरज नैयर जी ने उसमें प्रश्न लगाया, मैंने लगाया, लेकिन आज दिन तक उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। वो काम जो है सिरे से नहीं चढ़ा। एक तरफ मुख्यमंत्री बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ जो पैसा विभागों में पड़ा हुआ है उसका उनको पता ही नहीं है वो कहाँ खर्च होना है, कैसे होना है। हमारे मेडिकल कॉलेज जो हमीरपुर की इतनी हालत खराब है कि वहां पर जब कोई प्रसूता महिला पहुंचती है तो उनको वहां बैठने के लिए जगह नहीं है। उनको जब डिलीवरी के समय उनको नीचे लिटाया जाता है, तो ये कैसी व्यवस्था परिवर्तन है? कम से कम सरकार को महिलाओं के प्रति तो गंभीरता दिखानी चाहिए। आपने कहा कि हम प्रति वर्ष 1 लाख नौकरियां देंगे बेरोजगार युवाओं को, कहां मिल रही है 1 लाख नौकरियां? आप हर बार सदन को भी गुमराह करने का प्रयास करते हैं, वहां फजीयत होती है। आपने कहा, गारंटी दी थी कि हम प्रत्येक महिला को 18 से 60 साल तक की महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। बाद में आपने उसकी काट छांट करके जो है ऐसी स्कीम बना दी कि उसका किसी को लाभ नहीं है। पहले तो आपने सभी महिलाओं को इसमें देने की बात करी कि सभी महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। अब आप बोल रहे हैं सिर्फ उसी महिलाओं को मिलेगी जिनके घर में कोई पहले से पेंशन न लेता हो। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। आपने तो फॉर्म तो सबसे भरवा लिए। आज इन मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। जो लोग आज हमारा विरोध कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि आप पूछिए, मंत्री जी आ रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री जी जब दौरे पे आते हैं, उनसे क्यों नहीं पूछते आप? ट्रस्ट बनाया था हमने देवसिद्ध के अंदर, उसमें कोई बीजेपी के लोग थोड़े न थे, कांग्रेस के लोग थे। क्यों भंग किया आपने? भोटा नगर पंचायत में जो पार्षद मनोनीत हुए थे वो कांग्रेस के थे, कोई बीजेपी के थोड़े थे। क्यों भंग किया आपने? आपने अधिकारियों को यहां से अदला बदली इसलिए कर दिया कि वो मेरे कोई घर के थोड़े थे ऑफिसर, अच्छा काम कर रहे थे, आपने उनको हटा दिया। आप करना नहीं चाहते, आप बदले की भावना से काम करना चाहते हैं। इस प्रकार के निर्णय लेने से कोई छवि नहीं बन रही है, आपकी खराबी हो रही है। आप विधायकों के ऊपर केसेस दर्ज कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं, उनको तंग करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार से तो आप खुन्नस निकाल रहे हैं, अपनी राजनीतिक खुन्नस निकाल रहे हैं। आपने 1 महीने के अंदर तो बदलियों की भरमार लगा दी। जब हम कहते थे तब तो आप बदलियां करते नहीं थे। अब तो आपने कैबिनेट रैंक भी बांट दिए। जो लोग डिजर्व करते थे उन लोगों को आपने, जब हम छोड़ के गए तब बनाया। अब पहले क्यों नहीं बनाया आपने? मैंने कई बार आपसे चर्चा की, क्या बना दीजिए, बैलेंस बनाइए स्टेट के अंदर। मंडी खाली पड़ा है, कांगड़ा अभी हमारा अधूरा पड़ा है। सुधीर शर्मा जी को मंत्री बना देते, क्या चला जाता? 4 बार के विधायक बने हुए हैं। राजेंद्र राणा जी को बना देते। हमने तो मना किया था कि हमें न मंत्री बनना न चेयरमैन बनना। हमने तो अपनी मांग नहीं रखी आपके पास। हमने तो प्रदेश की बात आपसे की। आपने तब सारा जो फोकस शिमला के ऊपर रखा। आपने इतने OSD बना दिए कैबिनेट रैंक के चलते, क्या जरूरत थी उनको?
आप चुने हुए विधायकों को जो क्षेत्र में काम करते हैं उनका देखिए, उनके बारे में सोचिए। तब आप जमा घटा ये लगा रहे थे कि कौन आदमी मेरा है कौन नहीं है, उनको आपने एडजस्ट करने का प्रयास किया। तब फिजूल खर्ची कहां से आ गई, वो तब कहां से पैसा आ गया? तो इस प्रकार की बातें जब आपने करी, उसका जो हमारे मन में जो एक विरोध धीरे धीरे चिंगारी बन गया, उसका अंत तो होना ही था। और हमने निर्णय लिया, हमें इसमें कोई खेद नहीं है। हाँ, जनता को या हमारे समर्थकों को बुरा लग सकता है, लेकिन मेरी अंतरात्मा को ये अच्छा लगा कि हमने आपको छोड़ दिया और हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय मोदी जी का, शाह जी का, नड्डा जी का, धूमल जी का, अनुराग जी का, बिंदल जी का, जिन्होंने हमें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई और साथ में टिकट भी दे दी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो ये सारी बातें थी जिनके चलते हमें ये कदम उठाना पड़ा। और इसमें इन बातों को अगर सामने रखा जाए और जनता इसके बारे में सोचे, तो मैं नहीं समझता कि हमने कोई गलत निर्णय लिया है। हमने अपनी